साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। देखिए जब आप भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुव की ओर जाइएगा तो उस कंडीशन में जी का मान क्या होगा। साथियों आप लोग बताइए, क्या जी का मान आपका बढ़ता है या फिर जी का मान घटता है या फिर वही बना रहता है या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक। तो साथियों जवाब दीजिए। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो जी का मान होता है वो आपका क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका जी का मान होता है। और ये आपका क्या है साथियों, ये जी जो है ये आपका गुरुत्वीय त्वरण इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुत्वीय त्वरण माना जाता है इसको। उसके बाद साथियों देखिए जब आप क्या कीजिएगा भूमध्य रेखा से, जब आप भूमध्य रेखा से कहाँ जाइएगा ध्रुव की ओर जाइएगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है जी का मान बढ़ जाता है। क्या होता है साथियों? जी का मान उस कंडीशन में बढ़ जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से आपको और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या पूछे जा सकते हैं कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा। जी का मान सबसे अधिक अगर बोले तो आपका कहाँ हो जाएगा साथियों? तो वो आपका हो जाएगा ध्रुवों पर। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो ध्रुव पर हो जाएगा। अगर आपको बोले कि सबसे कम अगर बोले, जी का मान अगर कम बोले यानी सबसे कम कहाँ होगा, तो साथियों ध्यान रखिएगा सबसे कम आपका कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं एक के बाद दूसरे प्रश्न में चलते हैं, बाकी सब बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न आपका है फिजिक्स से कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बताइए आप लोग कि संवेग और वेग से के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। क्या आपका वेग प्राप्त की जाती है या त्वरण प्राप्त की जाती है या द्रव्यमान प्राप्त की जाती है या फिर बल प्राप्त की जाती है। साथियों आप लोग जवाब देते चले। तो देखिए आप लोग को बताएं इससे क्या प्राप्त की जाएगी। तो देखिए संवेग जो होता है वो P = क्या होता है साथियों? m/v होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका वेग जो होगा, देखिए दोनों का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। v बराबर आपका इसको लिख सकते हैं v बराबर P/m, यानी P/m लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि दोनों का अनुपात ना आप क्या कीजिए साथियों, इसको इस तरह लिख सकते हैं m/v/p/m। ठीक है, इसको जब आप अगर हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा m/v, ये आपका m ऊपर चले जाएगा, बाकी नीचे में आपका क्या बच जाएगा साथियों? p बच जाएगा। उसके बाद अगर इससे आगे का हल कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपका m/v है इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे m लिख सकते हैं, नीचे में भी आपका p। जब ये p और ये p आपका कट जाएगा साथियों, बचेगा कौन? आपका m आपका क्या हो जाता है? मास मीन्स द्रव्यमान। तो देखिए साथियों जब भी संवेग और वेग के अनुपात से आप कौन सा भौतिक राशि आपको निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान प्राप्त होगा। क्या होगा? द्रव्यमान प्राप्त होगा। इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, दो के बाद तीसरे प्रश्न में चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। देखिए सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ 0 डिग्री दिया हुआ है। इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है? एफ में कन्वर्ट करना है, यानी एफ में बदलना है। तो एफ में 0 डिग्री का मान कितना होगा साथियों? तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या? एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता है। तो देखिए 9 की जगह में 9 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, सी का मान कितना दिया है साथियों? 0 डिग्री दिया, इसको बैठा दीजिए, प्लस आप यहाँ पे 32 उतार दीजिए। देखिए जब इस पूरे होल पर इसको 9/5 इंटू जी को अगर आप मल्टीपल कीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा साथियों? 0, प्लस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 32। जब इसको 32 और 0 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 32 डिग्री आ जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में बदलिएगा साथियों तो कितना आ जाएगा आपका? 32 डिग्री आ जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, रुकिए आप लोग, आपका जो ये वाला फॉर्मूला है एफ बराबर क्या है? एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। इस फॉर्मूले को अगर आप लोग याद रखिएगा तो इससे आपको कभी भी फ़ारेनहाइट या फिर कभी सेल्सियस में बदलने बोले तो इजीली आप उसको हल कर लीजिएगा साथियों। चलते हैं 3 के बाद चौथे प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या है, आपको बोल रहा है पढ़िए आप लोग कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि। देखिए ठंड के मौसम में ना कपड़े आपको गर्म रखते हैं, क्या रीज़न है? तो देखिए क्या पहला रीज़न होगा? उष्मा प्रदान करते हैं कपड़े आपको, या फिर उष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, या फिर वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, या फिर शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो साथियों इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए ठंड के दिनों में, शीतकाल में ठंडा जो आप कपड़ा पहनते हैं ना वो कपड़ा आपको क्या रखता है? गर्म रखता है। तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है साथियों कि वो क्या करता है कि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्या करते हैं? जो आप कपड़ा पहनते हैं इतना मोटा मोटा कपड़ा, वो कपड़ा क्या करता है? शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकने का काम करता है। साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा।
चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न। देखिए आप लोग हिम्मत मत हारिए, हालांकि आपका अभी एग्ज़ाम का बहुत दिनों से देरी हो रहा है, लेकिन आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है, बस बने रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है साथियों, अपना आप मेहनत को कभी भी मत छोड़िए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कि दृष्टि पटल जिसको रेटिना कहा जाता है। देखिए कहीं कहीं पे सीधा आपका रेटिना लिखा रहता है हिंदी में भी, और देखिए यहाँ पे दृष्टि पटल लिखा हुआ है, पर बना प्रतिबिंब होता है। यहाँ से तो आपको एक बात समझ में आ गया कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपको सवाल पूछते, सीधे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि हमारी आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो कहाँ पे बनता है साथियों, रेटिना पर बनता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए चलिए ऑप्शन में चलते हैं कि बना प्रतिबिंब कैसा होता है, क्या वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा होता है, या फिर वस्तु से छोटा लेकिन सीधा होता है, या फिर वस्तु के बराबर लेकिन सीधा होता है, या फिर वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। तो साथियों जवाब दीजिए कि दृष्टि पटल पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो देखिए साथियों क्या हो जाएगा कि दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। वस्तु से छोटा लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए उल्टा इसलिए क्योंकि देखिए आपके दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपका क्या होता है, उल्टा होता है। इस बात को आप लोग जानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है साथियों, उल्टा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है साथियों। और आप लोग को प्यार से कमेंट बॉक्स में बस इतना जवाब देना है कि आंख के किस भाग को दान किया जाता है। क्या किया जाता है, आंख के किस भाग को दान किया जाता है, आप लोग प्यार से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलेंगे 5 के बाद 6ठा प्रश्न में। आप लोग ये बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में। साथियों देखिए अगला प्रश्न है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा, ठीक है, मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, ठीक है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। देखिए एक मछुआरा है, वो मछली मारने गया है तालाब के किनारे, तो वो मछली को मारने के लिए उस पर निशाना कैसे लगाएगा। क्या पहला ऑप्शन है कि जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर मारना, उसके ऊपर, या फिर पानी की ऊपरी सतह पर, या फिर जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे, या फिर सीधे मछली पर। बताइए साथियों, अगर देखिए सब कोई शौक से मछली मारता है, बताइए आपको अगर कभी मछली को देखिएगा और भाला फेंकिएगा तो कहाँ पे, किस जगह में आप भाला को फेंकिएगा, कि जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर, या फिर जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। तो साथियों आप सबको पता है कि प्रकाश का अपवर्तन जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपका कोई भी चीज़, जैसे आप देखते हैं ना, एक बाल्टी रहता है, बाल्टी में अगर एक सिक्का यहाँ पे गिरा रहता है तो वो सिक्का क्या होता है, अपना वास्तविक जो उसका जिस गहराई है वहाँ से वो क्या होता है, थोड़ा सा वो ऊपर दिखता है, थोड़ा सा वो ऊपर दिखता है साथियों। तो देखिए यहाँ पे भी सेम घटना होगा कि मछली जिस स्थान पे है वो क्या होगा, वहाँ से ना थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा तो वहाँ पे अगर आप मारिएगा तो मछली तो लगेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे दिखता है उसके क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको मारना पड़ेगा। कहाँ पे, जहाँ पे वो आपको मछली दिखाई पड़ता है उसके नीचे आपको निशाना लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस मछली को आप पकड़ पाइएगा साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लॉजिक वाला सवाल था और बहुत मज़ेदार सवाल था। तो बताइए आप लोग मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले, हिम्मत मत हारिए, जब तक हम लोग आप लोग के साथ हैं, बस आप लोग को हिम्मत नहीं हारना, इसी तरह से मेहनत करते जाना है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न के साथ कि एक फ्यूज़ की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। देखिए आप कैसे पहचान पाइएगा कि वो आपका फ्यूज़ का तार है। क्या पहला लक्षण है कि न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, या फिर उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, या फिर उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, या फिर न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। तो प्रिय साथियों देखिए जो फ्यूज़ का तार होता है ना, आप लोग जान लीजिए कि उसका प्रतिरोधकता क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, प्रतिरोधकता जो उसका होता है, रेसिस्टेंस, वो आपका उच्च होता है, और उसका गलनांक जो होता है साथियों, गलनांक उसका निम्न होता है। इसी वजह से जब ज़्यादा अगर वोल्टेज हो जाता है ना, वो लघु पतन के समय में, शॉर्ट सर्किट के समय में क्या होता है आपका, वो जल्दी से पिघल जाता है। निम्न गलनांक होने के कारण वो जल्दी से पिघल जाता है, जिस वजह से ना आपके घरों में जितना सारा भी डिवाइस लगा रहता है उसमें कोई भी वो प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको सीधे और भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपका जो फ्यूज़ है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी विद्युत फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप उसको नोट कर लीजिए, किस सिद्धांत पर साथियों, उष्मीय सिद्धांत पर। किस पर, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो विद्युत फ्यूज का तार है किसका बना होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो किसका बना होता है साथियों, टीन का और किसका, सीसा का। टीन और सीसा यानी लेड प्लम्बम, इसका वो क्या होता है साथियों, मिश्रण होता है। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बताइए गुरु, अगर ये सवाल पूछेगा आपको तो कभी आप छोड़िएगा, चाहे किसका बना होता है या फिर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए हम लोग ऐसे पढ़ने का कोशिश करेंगे ताकि कोई भी आपके एग्जाम में सवाल अगर पूछे तो आपसे छूटे नहीं साथियों। फिर चलते 7 के बाद 8वां प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, ठीक है। देखिए आप लोग बचपन में ना चुंबक लेके बहुत खेले हैं, उसके क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो बताइए तोड़ने के बाद आप खुद बताइए क्या होता था। क्या होता था कि दोनों भाग
पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं या फिर एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाते हैं, बताइए आप लोग। या फिर एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, या फिर दोनों भाग अचुंबकीय बन जाता है। तो देखिए साथियों, आप लोग जब यानी हम लोग जब बचपन में खेले हैं, अभी भी आप लोग भी खेलते हैं कभी कभी शौक से, तो उस चुंबक को अगर तोड़िएगा तो वो दोनों भाग क्या हो जाता है, अलग अलग चुंबक बन जाता है। यानी दोनों भाग फिर क्या करता है साथियों, वो आपका चुंबक बन जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ से बस इतना ही सवाल नहीं पूछते, कुछ और भी सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है आपको, देखिए ये पूछा जाता है कि चुंबक, एक जो चुंबक है आपका, इसमें कितना ध्रुव होता है बताइए। तो इसमें आपका कितना ध्रुव होता है साथियों, 2 ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब यहाँ से ये सवाल नहीं पूछते, बल्कि ये पूछते हैं कि चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर चुंबक के क्षेत्र रेखा की दिशा कैसी होती है। ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि चुंबक के अंदर, देखिए सबको पता है, ये बात सबको पता है साथियों कि चुंबक के जो बाहर है वो चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर है साथियों, वो आपका है नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबक के बाहर किधर है, नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबक के बाहर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर है, नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन अगर पूछ दे कि चुंबक के अंदर किधर है, चुंबक के अंदर, तो ध्यान रखिएगा वो उसका जस्ट उल्टा है, साउथ से नॉर्थ की ओर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। इसको देखिए डायग्राम की तरह आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछता है कि चुंबक के क्षेत्र रेखा जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी राशि है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, वो कैसी राशि है, आपका सदिश राशि है। कैसा है, सदिश राशि है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपका TRE 1 में पूछा गया सवाल है साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस चलते हैं इसके बाद आगे प्रश्न में। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हम लोग ना सारी बातों को इसलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं, बार बार इसलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आपको ना बार बार प्रैक्टिस हो सके, इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आपको अगर एग्जाम में वो प्रश्न पूछे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो साथियों। चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न का 9 आपका क्या पूछ रहा है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, देखिए ऑप्शन में मत जाइए, बस पहले आप ये समझिए कि समस्थानिक किसको बोलते हैं। देखिए इसको अगर आप तोड़ के समझिएगा ना साथियों, बहुत इजीली समझ जाइएगा। देखिए सम और स्थानिक, सम और स्थानिक, सम माने बराबर और स्थान माने जगह, यानी जिसका क्या होगा, स्थान बराबर होगा। अब बताइए किसका स्थान बराबर होगा, जिसका परमाणु संख्या बराबर होगा, वही ना, जिसका परमाणु संख्या बराबर होगा उसी का ना स्थान बराबर होगा साथियों। तो अब आप आ जाइए खुद। तो देखिए क्या है कि परमाणु भार समान, बिल्कुल नहीं, भार मतलब वजन हो जाता है, परमाणु भार समान होने से नहीं होगा साथियों। परमाणु भार भिन्न भिन्न, ये भी नहीं होगा साथियों। क्या होगा, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान, पर नहीं, रुकिएगा एक सेकंड थोड़ा सा, कि परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु भार समान परंतु परमाणु जो क्रमांक वो भिन्न, बिल्कुल नहीं साथियों, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या बोला कि समस्थानिक, सम मतलब यानी एक स्थान, ठीक है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए कि परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान। देखिए यहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक जो है साथियों वो क्या होगा, समान होगा। जो आपका परमाणु क्रमांक अगर समान हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा साथियों, वो आपका कहलाएगा समस्थानिक कहलाएगा। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। जैसे में आप देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका जो हाइड्रोजन है साथियों, इसका परमाणु संख्या कितना है, 1 है, लेकिन इसका इस हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है, 3 है। कितना समस्थानिक है साथियों, 3 इसका समस्थानिक है। इस बात को आप लोग जानते हैं, कितना समस्थानिक है इसका, 3 समस्थानिक है। बस प्यार से ना इन तीनों को आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न आपका है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए एक होता है आपका AC, वो ठंडा वाला AC नहीं, और एक होता है आपका क्या DC, ठीक है साथियों। DC मतलब दिल्ली कैपिटल नहीं, ठीक है। AC आपका यानी अल्टरनेटिंग करंट है और DC आपका डायरेक्ट करंट है साथियों। तो देखिए AC को DC में किसके द्वारा बदला जाएगा, क्या फिल्टर के द्वारा बदला जाएगा, या रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाएगा, या मोटर के द्वारा, या ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो देखिए साथियों यहाँ पे फिल्टर का तो कोई रोल है नहीं, फिल्टर नहीं बदलेगा, बल्कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर क्या करता है साथियों, ये आपका AC को DC में बदलने का काम करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर है ना, इससे भी कभी कभी आपके सीधे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कैसे कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है, तो ये क्या करता है साथियों, AC जो है ना, AC करंट को ये क्या करता है, इसका वोल्टेज को जो है इसको कम बेसी करने का काम करता है, अप एंड डाउन करता है। वोल्टेज को अप और डाउन करने का काम कौन करता है साथियों, ये आपका ट्रांसफार्मर। और एक ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, तो आपको किसने किया था, माइकल फैराडे ने। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न आपका है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बस इसी तरह से आप लोग ना एंजॉय करते पढ़ते जाइए, देखिए ना हर कुछ में आपको मजा आने लगेगा। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए। क्या आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या फिर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
या फिर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या फिर +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो साथियों देखिए, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, उस पर ऋणावेश होता है, मतलब माइनस चार्ज होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी प्लस वाला है तो उसको तो आप पहले ही काट दीजिए, ये प्लस है ये भी प्लस है, इसको काट दीजिए। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी बचा और ऑप्शन नंबर ए बचा। तो अगर देखिएगा तो साथियों कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ध्यान रखिएगा उस पर नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे जो 19 जो पावर रहेगा वो भी नेगेटिव में ही रहेगा। इतना बस याद रखने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है साथियों, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको प्रोटॉन पूछ देता कि बताइए प्रिय छात्रों कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा, तो बस आप ध्यान रखिएगा सेम टू सेम चार्ज होता है। बस फर्क किसका होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन आपका प्लस में होता है साथियों, बस बहुत आसान है। तो देखिए अगर प्रोटॉन पूछता तब ऑप्शन क्या हो जाता, बी हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूछा है तो क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। बचा आपका न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन बेचारे तो न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है साथियों। चलिए इसके बाद चलेंगे अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न आपका क्या है कि धनायन तब बनता है जब, यानी धनायन कब बनेगा, जब आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, या फिर परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, या फिर परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। देखिए साथियों बहुत इजीली आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे। एक आपका क्या है, देखिए आप समझिएगा अगर तो बहुत बढ़िया से समझेंगे। आपका सोडियम परमाणु है, ये आपका क्या हो जाएगा Na, आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे Na प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में अगर आप देखिएगा साथियों, थोड़ा सा आप लोग का वक्त लेंगे। यहाँ पे जो आपका सोडियम परमाणु है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है साथियों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है साथियों, 11 है। और यहाँ पे जो आप देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना रह जाएगा साथियों, 11 रह जाएगा। तो अब आप देखिएगा एक चीज़, तो देखिए ये आपका Na जो था सोडियम, ये आपका Na प्लस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो, रुकिएगा थोड़ा सा और आप लोग, यहाँ पे अगर आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन कितना था, 11 था। इलेक्ट्रॉन कितना था साथियों, 11 था। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 10 हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है और प्रोटॉन 11 है, तो ज़्यादा कौन है, प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक बात इसे समझ में आया साथियों कि वो क्या करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को ना बाहर निकालता है, क्या करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तब उस पर क्या आ जाएगा, धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। तो यही बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोएगा ना साथियों, तब उस पर क्या आ जाएगा, उस पर धनायन चार्ज आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब क्या आ जाएगा, उस पर ऋणायन चार्ज आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मेरे ख्याल से हम आप लोग को बढ़िया से समझा पाए। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में, बोलिए अगर आप लोग का इजाजत हो तो 13वां प्रश्न में भी चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या 13 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, क्या आपका यूरेनियम या थोरियम या रेडियम या फिर हीलियम। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में जो आपका हीलियम है ना, ये जो हीलियम है ये ईंधन तत्व आपका नहीं है, ये आपका नहीं है साथियों। आप लोग ये बताइए कि हीलियम कैसा गैस है, तो आप सबको पता है कि हीलियम कैसा गैस है साथियों, अकीरिय गैस है। कैसा है, अकीरिय गैस है। और ये भी बता दीजिए साथियों कि जितना सारा भी अकीरिय गैस है वो कौन से ग्रुप में रहते हैं, ठीक है साथियों। अगर इतना आप लोग बता दिए तो प्यार से इतना बता दीजिए कि जितना सारा भी हीलियम है, सॉरी जितना सारा भी आपका अकीरिय गैस है उसकी संयोजकता कितनी होती है साथियों, इसीलिए इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न में, इसके बाद 13 के बाद 14वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न क्या 14 आपका आ गया। अब 14 आगे क्या बोल रहा है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम, देखिए कैल्शियम सल्फेट हटाइए, बस ये समझिए कि डॉक्टर या फिर चित्रकार या फिर शिल्पकार अगर जिसका इस्तेमाल करता है ना साथियों, उसको क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए आपका क्या सवाल का जवाब हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी कभी ना क्या पूछता है, सूत्र पूछ देता है। तो आप याद रखिएगा CaSO4.12H2, ये आपको क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। और जिप्सम का भी सेम टू सेम है साथियों, क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2, क्या हो जाएगा, 0.2H2। आपका पोटेशियम परमैंगनेट का भी कभी कभी पूछ देता है, क्या हो जाएगा, KmNO4, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, जो आपका लाइम ऑफ सोडा है, लाइम ऑफ सोडा का क्या हो जाएगा साथियों,
AO2। अब बताइए कोई भी अगर आपको पूछता तो आप इजीली आप बता देते। तो साथ ही इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सब बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलेंगे 14 के बाद 15 प्रश्न में। देखिए 15 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए साथियों आपका चांदी, सोना, लोहा और सीसा, तो इन अगर चारों ऑप्शन में देखिएगा तो आपका सोना जो है ना, सोना जिसको AU बोलते हैं, ये आपका स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। और चांदी भी पाया जाता है। ये दोनों आपका सोना और चांदी, ये दोनों क्या होता है, प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसके साथ जल्दी कोई रिएक्शन नहीं करता है साथियों। ठीक है साथियों, तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा A एंड B दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 15 के बाद 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, बस यही प्रक्रिया है साथियों। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप खुद यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, CO2 होता है प्लस H2O होता है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे सनलाइट होता है और आपको यहाँ पे क्लोरोफिल होता है साथियों। मिलके क्या बनाया, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, इस तरह आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो आप देखिए यहाँ पे आपका किसकी आवश्यकता नहीं है, क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता है या फिर सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता, बिल्कुल है। CO2 की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है इसकी आवश्यकता नहीं है साथियों। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन जो है ये आपका क्या है, उपोत्पाद है। क्या है, उपोत्पाद। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिसको बाई प्रोडक्ट कहा जाता है साथियों। और मुख्य उत्पाद की बात करें, मुख्य उत्पाद की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा साथियों, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद की बात तो वो ग्लूकोज हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 16 के बाद 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में DNA होता है। देखिए कोशिका का जितना सारा भी अंग होता है ना, सभी अंग में ना अपना DNA नहीं होता है। तो बताइए किस में होता है, क्या गोल्जी उपकरण में या फिर लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंतःपद्रव्य जालिका। तो देखिए मेरे साथियों आपका सूत्र कनिका लिखा रहे या माइटोकॉन्ड्रिया लिखा रहे या फिर लवक जिसको प्लास्टिड कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका लवक जो प्लास्टिड होता है, इसमें क्या होता है, इसका अपना DNA होता है। इस बात को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बना के इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आपका कि किस में अपना DNA होता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्या होता है, प्लास्टिड, इन दोनों में क्या होता है, अपना DNA होता है साथियों। और लाइसोसोम तो आप जानते हैं इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलते 17 के बाद 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न आपका है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन, आपका हाथ की कोशिका या पैर की कोशिका या तंत्रिका कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों कौन हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगर ये बता दे, आपको ये पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है साथियों, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, बस आप लोग प्यार से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, प्यार से बता दीजिए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है। वो आपका तंत्रिका कोशिका तो लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछता तो कौन हो जाता साथियों, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में। देखिए 19वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस उत्तक के नख, खूर और सिंग बने होते हैं। हमारे हाथों में जो नाखून होते हैं, उसका जो गाय बैल भैंस में जो खूर होता है और सिंग जो होता है वो किस उत्तक के बना होते हैं। क्या वो आपका क्यूटाइट के बने होते हैं या फिर काइटिन के बने होते हैं या फिर केराटिन के बने होते हैं या फिर ट्यूनिसिन के बने होते हैं। तो देखिए साथियों हम लोग का जो नाखून है या फिर गाय बैल भैंस उसका जो खूर सब होता है या फिर सिंग होता है वो किस उत्तक के बने होते हैं, वो केराटिन के बने होते हैं। किसके, केराटिन के बने होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 19 के बाद 20वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 20वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। बोलिए जो लैंगिक जनन होता है उसमें कोशिका विभाजन कैसा होता है, क्या समसूत्री होता है या अर्धसूत्री होता है या फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है या फिर समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों होता है। तो फिर साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लैंगिक जनन होता है ना उसमें कोशिका विभाजन कैसा होता है, उसमें होता है अर्धसूत्री। कैसा साथियों, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक था आज के सेशन का ये आपका लास्ट प्रश्न था साथियों। तो बताइए आपको आज का 20 का प्रश्न कैसा लगा, 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, बताइए साथियों। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, बस हिम्मत मत हारिए। आप लोग का एग्जाम होना है और आपका मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहें।